मतलब सेल से छोटी कोई भी चीज है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को इंश्योर नहीं करती। तो सबसे छोटी लाइफ फॉर्म जो एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को इंश्योर करती है वो क्या है बच्चे? सेल। सो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री देखेंगे इसकी, सेल की डिस्कवरी कहां से हुई, कौन बोटनिस्ट जूलॉजिस्ट किसने डिस्कवरी की। तो सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रीवियस का क्वेश्चन है मल्टीपल टाइम्स। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार सेल की डिस्कवरी की थी कब? 1665 में। बट इसमें समस्या क्या थी बच्चे? जो रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था वो था एक डेड सेल। इट वाज डेड सेल। डेड सेल था फ्रॉम द किससे? एक जिम्नोस्पर्म के कोर्प से, फ्रॉम कोर्प ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अगर डेड सेल हो जाए तो प्रोटोप्लास्ट लूज हो जाएगा सारा। तो मेजरली क्या देखने को मिलेगी माइक्रोस्कोप में? उसकी सेल वॉल। तो रॉबर्ट हुक ने ही सेल वॉल की डिस्कवरी की थी, क्योंकि वो कैसा था बच्चे? डेड सेल था, उसमें सेल वॉल प्रोमिनेंट थी। कब? 1665। तो हु डिस्कवर्ड सेल एंड सेल वॉल? रॉबर्ट हुक। लेटर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की और सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। उसके बाद लिविंग सेल को डिस्कवर किया गया। किसने किया? ये भी प्रीवियस का क्वेश्चन है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। एंटोन वॉन Leeuwenhoek. Anton von Leeuwenhoek discovered living cell साथ में अब इसकी इन्वेंटरी की बच्चे इसमें किसकी? माइक्रोस्कोप की। तो इसने और भी स्ट्रक्चर्स कुछ डिस्कवर किए, लाइक आरबीसी, स्पर्मेटोजोआ, बैक्टीरिया। ऑल दी स्ट्रक्चर्स वर डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक इंक्लूडिंग विद लिविंग सेल। तो ये भी नोट डाउन कर लेना। ऑल्सो डिस्कवर्ड आरबीसी, स्पर्मेटोजोआ, बैक्टीरिया एटसेट्रा। तो सेल की डिस्कवरी में दो क्वेश्चन बनते हैं आपको। सबसे पहला सेल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद वो सेल कैसा था बच्चे? डेड सेल। तो लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने। साथ में अगर बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल आल्सो डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। कब? 1665 में। तो रॉबर्ट हुक की उस टाइम पे एक बुक आई थी, जिस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया, जिसमें उसने सेल का सबसे पहली बार जिक्र किया था। तो सेल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 in his book Micrographia. Note down. Published book Micrographia. तो इसमें कुछ समझने का है नहीं बच्चों, ये हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स है, याद रखना है, डायरेक्ट एमसीक्यू बनेगा आपका वन लाइन। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे कंसेप्चुअल पार्ट हमारा सेल में। तो सबसे पहला है बच्चे हमारा टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स कितने प्रकार के? तो अकॉर्डिंग टू वन क्लासिफिकेशन सेल हमारा दो प्रकार का है, प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक। एज इट इज क्रैश कोर्स, तो आप 11th 12th में पढ़ के आए हैं, टाइम हमारे पास कम है तो थोड़ा फास्टली थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे छोटे कंसेप्ट्स हैं, यूकार्योटिक, प्रोकार्योटिक, सबको पता है। प्रो मींस प्रिमिटिव, कार्यन मींस न्यूक्लियस। तो ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव है या प्राइमरी है उनको क्या बोलेंगे हम? प्रोकार्योटिक सेल। यू मींस ट्रू, कार्यो मींस न्यूक्लियस। तो ऐसा सेल जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस है वो क्या होगा बच्चे? यूकार्योटिक सेल। तो नोट डाउन। प्रोकार्योटिक में क्या होगा भाई? ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट। एंड यूकार्योटिक सेल, व्हाट डज यूकार्योटिक सेल मींस? cells having true nucleus, so true nucleus present। तो हमें पता है सेल की मेजर ऑर्गेनल ये बच्चे। सेल में क्या होगा? सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल होगी, अंदर में क्या होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, जिसके अंदर क्या होगा बच्चे? न्यूक्लियर मटेरियल। तो उस ऑर्गेनल को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं बच्चे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। तो ऐसा सेल जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, बाहर साइटोप्लाज्म में ही सीधा क्या है बच्चे? आपका न्यूक्लियर मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो तो कोई अच्छा न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है वो, तो वैसा सेल कैसा होगा? प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाला, दैट इज प्रोकार्योटिक सेल। यूकार्योटिक सेल में क्या होगा? आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, इंटैक्ट होगी, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and all other membrane bound organelle, all membrane bound organelle absent होंगी। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी एब्सेंट होंगी, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेसिकली इसके पास यूनिट मेम्ब्रेन ही नहीं होती, ना तो न्यूक्लियस के पास, ना किसी और ऑर्गेनेल के पास। वहीं बात करें यूकारियोटिक की, ट्रू न्यूक्लियस है। ट्रू न्यूक्लियस मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल and membrane bound organelle like mitochondria, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब प्रेजेंट होंगी किसमें? यूकारियोटिक सेल में। वही बात करें नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, दोनों में होंगी। डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोटिक सेल में कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होंगी, यूकारियोटिक में प्रेजेंट होगी, बट नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल तो दोनों में प्रेजेंट होगी। दैट इज एग्जांपल लेते हैं राइबोसोम। राइबोसोम के पास कोई मेम्ब्रेन एनवेलप नहीं होता, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, दोनों में प्रेजेंट है। बट डिफरेंस क्या बच्चे? प्रोकैरियोटिक सेल में 70s टाइप राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। राइबोसोम बेसिकली दो प्रकार की, 70s टाइप एंड 80s टाइप। तो राइबोसोम्स कैसे हैं प्रोकैरियोटिक सेल में? 70s टाइप। आगे पढ़ेंगे ये 70s क्या होता है, 80s क्या होता है, जब हम ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे इसके अंदर। वही बात करें यूकारियोटिक में, तो यूकारियोटिक में बेसिकली तो होते बच्चे 80s, बट कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वहां भी कुछ 70s मिल सकते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो बोथ 70s एंड 80s टाइप, बोथ 70s एंड 80s टाइप। एक बार चैट सेक्शन में बताओ बच्चों, नोट्स बना रहे हो तुम लोग या लास्ट में सीधा पीडीएफ शेयर करें सबसे? और किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही हो, समझना आया हो, कमेंट। और सब एक बार मुझे बताओ, नोट्स बना रहे हो साथ साथ या लास्ट में पीडीएफ से बनाते हो नोट्स? इंपॉर्टेंट ही लिखते हैं बस, ठीक है। चलो अंकित देखो बच्चे, सेल दो प्रकार का है। सर सेकंड पॉइंट रिपीट कर दो, ठीक है, पूरा रिपीट करें बच्चे एक बार। सेल दो प्रकार के बच्चे हमारे, यूकारियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। कार्यो वर्ड कहीं भी आ जाए ना, कार्योन वर्ड या कार्यो वर्ड, इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियस से रिलेटेड है। तो यू मींस ट्रू, तो ऐसा सेल जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस है उसको क्या बोलेंगे भीम? यूकारियोटिक। ऐसा सेल जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, प्रो न्यूक्लियस मींस प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है। न्यूक्लियस के बाहर वाले मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे भीम? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है इस सेल के न्यूक्लियस के पास, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा। तो ऐसा न्यूक्लियस किसी के पास है तो क्या होगा? वो प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल की खास बात क्या है? न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन नहीं होगी, और जितनी भी ऑर्गेनेल है जिनके पास मेम्ब्रेन होती है वो सारी एब्सेंट होगी। मींस जो न्यूक्लियस इज एब्सेंट एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी एब्सेंट होंगी प्रोकैरियोटिक सेल में। सेकंड पॉइंट ये कहता है। सेकंड पॉइंट में अगर देखिए यूकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी, साथ में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कौन कौन है? लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, सब प्रेजेंट होगी यूकैरियोटिक सेल में। क्लियर अंकित? रेस्पॉन्ड फास्ट। चलो ठीक है। दूसरा तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा? प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम्स कैसे हैं? 70s टाइप के। और यूकैरियोटिक में हमने बात करी तो कैसे हैं? बोथ 70s एंड 80s। लेकिन अगर पूछा जाए कि यूकैरियोटिक के डोमिनेंट साइटोप्लाज्म में मिलते हैं ना, वो कैसे हैं? तो वो होते बच्चे 80s। तो 80s राइबोसोम होना ये किसका फीचर है? यूकैरियोटिक का। 70s राइबोसोम होना किसका फीचर है? प्रोकैरियोटिक का। बट ये भी ध्यान रखना, राइबोसोम 70s भी मिलते हैं कहां? यूकैरियोटिक। ठीक है। तो नेक्स्ट डिफरेंस और क्या क्या होंगे बच्चे? एक आपने पढ़ी होगी अपेंडिजेस सेल की। सेल के अपेंडिज क्या होती है? सीलिया, फ्लैजिला एक्सेट्रा। उनके अंदर अरेंजमेंट होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स की। तो प्रोकैरियोटिक सेल में तो लेफ्ट साइड पे प्रोकैरियोटिक सेल, राइट हैंड साइड पे यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सीलिया एंड फ्लैजिला। प्रोकैरियोटिक में सीलिया तो होगी, नीचे लिखेंगे फ्लैजिला। तो लिख लो ये दोनों, सीलिया एंड फ्लैजिला।
कैसी अरेंजमेंट होगी बच्चे की? 9+0 अरेंजमेंट। काफी बार प्रीवियस क्वेश्चन में आया। आगे पढ़ेंगे ये होता क्या है। वही बात करें यूकारियोटिक की, तो यूकारियोटिक में कैसी बच्चे? 9+2 अरेंजमेंट। ये लिख लेना बस, समझ में आ गया आएगा जब हम सीलिया और फ्लैजिला पढ़ेंगे। क्लियर टू ऑल? फ्लैजिला सीलिया की अरेंजमेंट 9+0 प्रोकारियोटिक में और 9+2 यूकारियोटिक। ठीक है, अब यूकारियोटिक सेल में बात करें भाई हम 70S में क्या है सर? श्रुति 70S बच्चे देखो क्या होता है, राइबोसोम दो प्रकार के हैं, उनकी डेंसिटी और उनमें मास कितना उसके हिसाब से। तो 70S इज एस जो होता है ना बच्चे यहाँ पे, ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है। हमने क्या किया, राइबोसोम का सॉल्यूशन लिया, उसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया, घुमा दिया मतलब बहुत जोर से, तो उसके बाद क्या होगा, सेटल होने लगेंगे। तो जो भारी होगा जल्दी सेटल होगा, जो हल्का होगा वो लेट सेटल होगा। तो सेटल होने में कितना टाइम लगता है उसके हिसाब से हम उसकी डेंसिटी मापते हैं या उसका मापते हैं, मास मापते हैं। तो वो एस है, स्वेडबर्ग यूनिट। तो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी बोल देते हैं बच्चे इसको। अब 80S राइबोसोम है, मींस 80 स्वेडबर्ग टाइम लग रहा है, वो बड़ा है राइबोसोम। 70S छोटे टाइप का है। तो ये 70S एंड 80S राइबोसोम्स होते हैं। क्लियर है? बाकी आगे पढ़ेंगे हम ये टॉपिक राइबोसोम जब हम पढ़ेंगे। अभी यहाँ तो सिर्फ इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि प्रोकारियोटिक यूकारियोटिक के डिफरेंस तो 11th क्लास में पढ़ के आए, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे सारी चीजें। ओके गुड, ठीक है। अब यूकारियोटिक प्रोकारियोटिक में कौन कौन आएंगे बच्चे? मोनरा किंगडम, मोनरा, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसेट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी मींस सियानोबैक्टीरिया एटसेट्रा। यूकारियोटिक में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ के आए हो, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो सिर्फ मोनरा किंगडम किस में आएगा? प्रोकारियोट्स में। बाकी सारे किंगडम किस में? यूकारियोट्स में। अब यूकारियोट्स में बेसिकली दो प्रकार के सेल और हैं जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। मेरे दिमाग ध्यान से सुन लेना बच्चे, लिख लीजिए इस टॉपिक को। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस क्या क्या है? प्लांट सेल में एक बहुत बड़ी क्या होगी बच्चे? वैक्यूल होगी। एनिमल सेल में सेंट्रल पोजीशन किसकी होगी? सेल के सेंटर में मिलेगा आपको न्यूक्लियस। वहीं प्लांट सेल की बात करें तो उसके सेंटर में क्या मिलेगी आपको? वैक्यूल। और वैक्यूल बड़ी होगी क्योंकि रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं बच्चे प्लांट्स में। 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम इज कंज्यूम्ड बाय वैक्यूल। या लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यूकारियोटिक में दो प्रकार के सेल, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। प्लांट सेल की खास बात क्या है? सेंट्रल क्या होगी बच्चे पोजीशन में? सेल के सेंटर में क्या मिलेगी आपको? वैक्यूल। और जो वैक्यूल है बच्चे लार्ज होगी एंड ऑक्यूपाइज 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। सेल वॉल्यूम का 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है बच्चे प्लांट्स के अंदर, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल। मतलब न्यूक्लियस इतना मेजर ऑर्गेनेली नहीं है उसके अंदर की सेंट्रली प्लेस्ड हो जितना कि एज कंपेयर टू एनिमल सेल्स में। एनिमल सेल में क्या होगा? वैक्यूल छोटी होगी और सेंट्रली प्लेस्ड कौन होगा? न्यूक्लियस। तो दैट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल सेल, सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस और दूसरा स्मॉल वैक्यूल। क्लियर टू ऑल? ठीक है। तो प्लांट सेल एनिमल सेल के बीच डिफरेंस हमने पढ़ लिया। एनिमल सेल में क्या है? सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस। वही बात करें प्लांट सेल की तो उसमें सेंट्रली प्लेस्ड क्या बच्चे? वैक्यूल। और वैक्यूल प्लांट सेल में लार्ज होती है, 90% ऑफ द वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगी सेल। ठीक है। इसके बाद भाई हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक सेल थ्योरी, जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब डिस्कवरी ऑफ सेल चल रही थी भाई सारी चीजें, तो उस टाइम पे एक थ्योरी अराइज हुई जिसको क्या बोलते हैं बच्चे हम? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी? दो साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली दी थी। एक बोटनिस्ट था जो प्लांट सेल पर रिसर्च कर रहा था, एक जूलॉजिस्ट थे जो एनिमल सेल पर रिसर्च कर रहे थे। तो सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय स्क्लीडन एंड स्वान। इंडिपेंडेंटली दोनों ने सेम बात कही थी, तो दोनों को क्रेडिट मिलता है, स्क्लीडन को भी और स्वान को भी। स्क्लीडन ने ये डिस्कवरी की थी बच्चे 1838 में, व्हाइल स्वान प्रपोज्ड इन 1839। अगर हम स्क्लीडन की बात करें, स्क्लीडन कौन थे बच्चे? एक जर्मन बोटनिस्ट थे।
जर्मन बोटनिस्ट, एम्स का सवाल है। अगर हम बात करें स्वान की, स्वान वाज ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। तो इन दोनों ने अलग अलग स्टेटमेंट क्या की, तो बोटनिस्ट है तो किस पर रिसर्च करेंगे, प्लांट सेल्स पे, ये जूलॉजिस्ट है तो किस पर रिसर्च कर रहे थे, एनिमल सेल पे। तो दोनों ने देखा चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, तो सारे के सारे प्लांट्स और एनिमल्स बने हुए हैं किससे, सेल्स से। तो पहली स्टेटमेंट आ गई सेल थ्योरी की भी, ऑल सेल्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, मीन सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स किससे बने बच्चे, सेल से बने। दूसरा, अब स्वान बोला कि भाई जितने भी एनिमल्स के सेल हैं, एनिमल्स हैं वो किससे बने, सेल से। और सेल की सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं बच्चे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो स्वान ने क्या कंपोज किया भाई, एनिमल्स या एनिमल सेल्स डिलिमिटिंग लेयर, मींस उसके बाहर वाली लेयर इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। और एक सेगमेंट सेल क्या हुई, ऑल एनिमल्स या ऑल ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जैसे कि हम पढ़ते हैं बच्चे, हमारी बॉडी कैसे डेवलप हुई है, हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन क्यों कर पा रही है, क्योंकि सारे सारे ऑर्गन सिस्टम अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कार्डियोवास्कुलर हार्ट अपना परफॉर्म कर रहा है। तो और बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम्स में क्या कोऑर्डिनेटेड होंगे आपस में ऑर्गन्स, जैसे अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो सारे ऑर्गन इंटरकनेक्टेड हैं, कोऑर्डिनेटेड है उसके, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, इसोफेगस एक्सेट्रा। तो ऑर्गन सिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑर्गन्स। एक ही ऑर्गन की बात करें तो किससे बना बच्चे, वो टिश्यूज से। अब टिश्यू की बात करें तो वो किससे बना है, ग्रुप ऑफ सेल्स से। तो इसी में अगर हम बात करें तो टिश्यू किससे बना, सेल्स से। तो अल्टीमेटली सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी किससे बने बच्चे, सेल्स से। ये स्टेटमेंट किसकी थी, सेल थ्योरी की। ये तो सेल थ्योरी की पहली स्टेटमेंट तो क्या होगी कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। दूसरा बताया गया कि भाई प्लांट सेल की सबसे बाहर वाली लेयर क्या होगी, सेल वॉल, और एनिमल सेल की सबसे बाहर वाली लेयर क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पूछा गया इनसे कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स तो बने भाई सेल से, अब सेल किससे बना है, तो इसका जवाब सेल थ्योरी के पास इनिशियली नहीं था। मींस स्क्लेडन एंड स्वान ने जो सेल थ्योरी दी थी उसके पास ये जवाब नहीं था कि सेल्स कहां से बनते हैं। तो इसका जवाब दिया बच्चे रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो ने एक स्टेटमेंट दी, ओमनिस सेलुला ई सेलुली, मींस all cells arises from pre-existing cells, मींस एक सेल डिवाइड करके दूसरे सेल बनाता है। सारे के सारे सेल्स किससे बने हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। तो मॉडिफिकेशन इन सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी की दूसरी स्टेटमेंट मॉडिफाई करके किसने दी भाई, रुडोल्फ विर्चो ने। इसने एक स्टेटमेंट दी क्या, ओमनिस सेलुला ई सेलुली। इसका मतलब क्या होता है बच्चे, all cell arises from pre-existing cells. All cells arises from pre-existing cells. इन सारे के सारे सेल जो पहले सेल्स हैं उनसे डिवाइड करके बने। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, सेल थ्योरी के पास इनिशियली नहीं थी। दिस स्टेटमेंट इज नॉट प्रपोज्ड बाय स्क्लीडन एंड स्वान, इट वाज लेटर मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ विर्चो। तो इट वाज सेल थ्योरी। स्क्रीन ब्लर है मुझे, अब भी है क्या, महक, अंकिता, स्क्रीन सबकी ब्लर है बच्चे, नहीं देख पा रहे हो, नहीं सर, क्या नहीं भाई, ब्लर नहीं या देख नहीं पा रहे, कनिष्का, नो क्लियर है, ठीक है, क्लियर है तो अभी देख लो दोबारा से, अगर पहले नहीं दिखी हो तो। पिछली स्लाइड देख ली सबने, या रिपीट कर लेते अभी पिछले नहीं दिखी हो तो।
सेल के बारे में आई बच्चे एक थ्योरी जिसको बोला भैया सेल थ्योरी, जिसको किसने दिया? स्क्लेरिन एंड स्वॉन ने इंडिपेंडेंटली दिया था। स्क्लेरिन कौन थे? जर्मन बोटनिस्ट, व्हाइल स्वॉन वाज ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट वाज रिसर्चिंग ऑन एनिमल सेल्स। उसने बताया कि सारे के सारे एनिमल्स किससे बने हैं? सेल से बने हैं। और सेल एनिमल सेल की सबसे बाहर वाली लेयर, डिलिमिटिंग लेयर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वहीं स्क्लेरिन ने क्या बताया? सारे के सारे प्लांट्स किसके बने हैं? सेल्स के बने हैं। और प्लांट्स की सबसे बाहर वाली लेयर क्या बच्चे? सेल वॉल। तो ये थी भाई सेल थ्योरी बाय स्क्लेरिन एंड स्वॉन। अब इनसे पूछा गया कि सारे एनिमल्स और प्लांट्स, तुम कह रहे हो कि भाई सही बात है कि सेल से बने, बट अभी सेल्स किससे बने हैं? सेल्स बनते कहां से हैं? तो इनका इसके पास जवाब नहीं था, तो उसके बीच मॉडिफिकेशन की किसने? रुडोल्फ विर्चो ने। उसने स्टेटमेंट दी कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये लैटिन भाषा की प्रोवर्ब है। इसका मतलब क्या बच्चे? कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्लियर टू ऑल नाउ? ओके, ठीक है। तो हम बच्चे इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? बेसिकली सेल का इंटीरियर, सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा, एक एक करके सारी पढ़नी है। उससे पहले हम पढ़ेंगे भी सेल्स को दो पार्ट में। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अलग पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक सेल के बारे में अलग पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे बच्चे यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें, जब पहले दोनों के सबसे पहली चीज की बात लेते हैं सेल वॉल की। सेल की सबसे बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं बच्चे? सेल वॉल। अब सेल वॉल की खास बात है कि सेल वॉल लिविंग नहीं होती। सेल वॉल इज कंप्राइजेज ऑफ नॉन लिविंग सब्सटेंस। तो सेल वॉल है बच्चे आपकी नॉन लिविंग सब्सटेंस एक्सेप्ट प्लाज्मोडेस्माटा। क्वेश्चन बना बच्चे यहाँ पे, रिजर्वेशन रीजन भी बना है ये उसका कि सेल वॉल लिविंग है कि नॉन लिविंग। तो सेल वॉल क्या बच्चे? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, एक्सेप्ट उसके अंदर एक चीज होती है प्लाज्मोडेटा, प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा इज द ओनली लिविंग कंपोनेंट इन द सेल वॉल। तो लिख लेते बच्चे इस बात को। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या बच्चे? ओनली लिविंग कंपोनेंट इन सेल वॉल। काम क्या है प्लाज्मोडेस्माटा का? अब प्लांट सेल से इसकी सबसे बाहर वाली लेयर हमने बना दी भैया आपकी क्या? सेल वॉल। तो दो एडजेसेंट प्लांट सेल्स के साइटोप्लाज्म, तो अंदर साइटोप्लाज्म होगा। ये सेल वॉल थी, नॉन लिविंग थी। इसमें हमने क्या बताया? एक ऑर्गेनेली है जिसको क्या बोलते हैं बच्चे? प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है? सेल वॉल का कंपोनेंट है और दो एडजेसेंट सेल वॉल के सॉरी सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है आपस में। तो दो सेल्स को कनेक्ट कौन करेगा? प्लांट्स के अंदर होता है सिर्फ, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे? प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा का फंक्शन क्या बच्चे? कनेक्ट adjacent cells in plants। प्लांट्स में प्रेजेंट है, क्या करेगा? कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल्स, कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा स्ट्रक्चर जो हमने येलो कलर से दिखा दिया यहाँ पे कि क्या करेगा? एडजेसेंट सेल्स के साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट करेगा। ये सिर्फ लिविंग स्ट्रक्चर होता है किसके अंदर? सेल वॉल के अंदर। बाकी पूरी सेल वॉल कैसी होती है बच्चे? डेड होती है। अब सेल वॉल की अगर हम बात करें तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग सब्सटेंस की सेल वॉल बनी हुई। जैसे हम प्लांट्स की बात करें तो किसकी बनी हुई बच्चे? सेलुलोज की बेसिकली। अगर हम बात करें फंजाई की, फंजाई में किसकी बनी हुई? काइटिन की। तो ये नोट डाउन करना, क्वेश्चन बने हैं, मैच द फॉलोइंग भी बने हैं। सबसे पहला भी अगर हम बात करें बैक्टीरिया की या मोनरा की, बैक्टीरिया या बेसिकली बात करते हैं प्रोकारियोट्स की। प्रोकारियोट्स, प्रोकारियोट्स में सेल वॉल किसकी बनी होती है बच्चे? कमेंट करके बताओ भाई, किसको पता है? सेल वॉल इन प्रोकारियोट्स इज कंपोज्ड ऑफ, जैसे हम बात करें प्लांट्स की, प्लांट्स में सेलुलोज की बनी है। प्रोकारियोट्स में बैक्टीरिया में सेल वॉल किसकी बनी है? बताओ बच्चे, एनीवन? चलो देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट है बच्चे, किसकी बनी है? पेप्टिडोग्लाइकन की। पेप्टिडोग्लाइकन की, या इसको क्या बोलते हैं बच्चे? म्यूरिन। क्या बोलेंगे? म्यूरिन। पेप्टिडो,
पेप्टिडो मीन्स बच्चे क्या, अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड बॉन्ड जहां, ग्लाइकन्स मीन्स शुगर। सो पेप्टिडोग्लाइकन क्या है, जैसे सेलुलोज क्या है बच्चे, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो ऐसे ही पेप्टिडोग्लाइकन क्या है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। जैसे सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है ना, ऐसे ही ये भी क्या है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। मींस इसके साथ क्या एसोसिएटेड है, म्यूको मींस अमीनो एसिड एसोसिएटेड है, साथ में थोड़ा बहुत प्रोटीन भी एसोसिएटेड है। बेसिकली अगर हम बात करें पेप्टिडोग्लाइकन दो चीजों की अल्टरनेट से बना रहे थे पोजीशनिंग से, NAG एंड NAM, नाक और ना। NAG की क्या फॉर्म है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। नोट डाल लेना बच्चे, यहाँ नीट में 3 से 4 बार क्वेश्चन बना है, 5-7 बार एम्स में बना है, 5-7 बार सीईटी में भी बना है। NAG क्या फॉर्म है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। कुछ भी नहीं, नाम बड़ा लग रहा होगा, ग्लूकोज है बच्चे C6H12O6। अब ग्लूकोज की एक OH पे क्या जुड़ गया बच्चे, आपका अमीन जुड़ गया NH2, तो क्या बन गया, ग्लूकोज अमीन। अब अमीन में NH2 में से एक H हट के एसिटाइल ग्रुप जुड़ गया, किस पे, N पे, तो क्या बन गया, N एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। और वहीं NAM की फॉर्म क्या बच्चे, N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। तो पेप्टिडोग्लाइकन में दो अल्टरनेट सबयूनिट्स हैं, तो पेप्टिडोग्लाइकन इज ए पॉलीमर ऑफ NAG एंड NAM which repeats alternatively। तो एक बार NAG then NAM, NAG NAM, तो वो क्या बनाता बच्चे, पेप्टिडोग्लाइकन, कॉमनली नोन एज म्यूरिन। उसकी सेल वॉल किसके अंदर होगी, प्रोकारियोट्स के अंदर। क्लियर टू ऑल, याद रख लोगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बैक्टीरिया के बाद फंजाई की, फंगल सेल वॉल किसकी बनी होती है बच्चे, काइटिन की। अब काइटिन, ये भी काफी बार क्वेश्चन आया है, प्रीवियस क्वेश्चंस में काफी बार देखने को मिला। काइटिन इज ए पॉलीमर ऑफ NAG, सिर्फ NAG का पॉलीमर है। NAG की फॉर्म पर क्या है, क्या होगी, N एसिटाइल ग्लूकोजामीन। पेप्टिडोग्लाइकन दो का पॉलीमर था, किसका, NAG और NAM, तो पेप्टिडोग्लाइकन इज ए हेटेरोपॉलीमर क्योंकि दो मोनोमर है उसके। While if we talk about काइटिन, काइटिन का वो कहां पर क्या है बच्चे, आर्थ्रोपोड, इंसेक्ट्स का एक्सोस्केलेटन होता ना काइटिन, किसका पॉलीमर है वो, NAG का, N एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। क्लियर टू ऑल। अब इसमें क्या एक्सेप्शन है, काइटिनस सेल वॉल किसकी है, फंगल सेल वॉल, एक्सेप्ट फंजाई की एक क्लास है बच्चे, ओमाइसेटीज। या पढ़ोगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ेंगे, वहां पूछूंगा तुमसे कि ओमाइसेटीज में सेल वॉल कैसी है, तो पूरी फंजाई में सेल वॉल कैसी बताई हमने, काइटिन की, नाइट्रोजन कंटेनिंग है काइटिन। काइटिन इज ए नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, पॉलीमर ऑफ N एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। तो फंजाई की सेल वॉल काइटिन की है, एक्सेप्ट इनके क्लास है, क्या है वो, ओमाइसेटीज। ओमाइसेटीज के कुछ फंजाई के एग्जांपल हैं, पाइथियम एटसेट्रा। तो ओमाइसेटीज में सेल वॉल बनी होती है बच्चे, काइटिन की नहीं। ओमाइसेटीज फंजाई हैं, लेकिन स्टिल इनमें सेल वॉल काइटिन की नहीं है, किसकी है, सेलुलोज की। प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन है कि ऐसी फंजाई का क्लास बताओ बच्चे जिसमें सेलुलोजिक सेल वॉल है। वैसे हम पढ़ के आए हैं कि फंजाई में किसकी सेल वॉल होगी, काइटिन की, बट ओमाइसेटीज की सेल वॉल कैसी है, सेलुलोज। एग्जांपल ओमाइसेटीज का हमने डिस्कस किया है, पाइथियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्गी, एल्गल सेल वॉल, एल्गल सेल वॉल किसकी बनी होगी भाई, गलेक्टेंस। एनसीईआरटी लिख के बच्चे क्वेश्चन आया है, मेनन्स, सेलुलोज और साथ में मिनरल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनरल्स लाइक CaCO3 that is कैल्शियम कार्बोनेट। वहीं बात करें हम लास्टली किसकी, प्लांट्स की। प्लांट्स की सेल वॉल किसकी बनी है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन। तो
plant cell wall is composed of cellulose, hemicellulose, pectin, etc. तो सेल वॉल हमने पढ़ ली बच्चे। क्या पढ़ा हमने सेल वॉल के बारे में? सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सेल वॉल एक डेंस स्ट्रक्चर है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, एक्सेप्ट प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा इज द ओनली लिविंग स्ट्रक्चर इन सेल वॉल। काम क्या है प्लाज्मोडेस्माटा का? इंटरकनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल्स इन प्लांट्स। क्लियर। उसके बाद हमने अब सेल वॉल का कंपोजिशन पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स में, तो उसमें सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। That is a polymer of NAG and NAM. While if we talk about the fungal cell wall is composed of chitin, and chitin is a polymer of NAG. और अपन बात करें एल्गल सेल वॉल, तो एल्गल सेल वॉल किसकी बनी है? गैलेक्टन्स, मैग्नेन्स, हेमिसेलुलोज और आपका मिनरल्स कुछ लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। प्लांट सेल वॉल का सबको पता है भाई, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन एटसेट्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई हम। अब प्लांट्स की अगर हम बात करें एडजेसेंट सेल्स के बीच में, अब जैसे हम एक ईंट को दूसरी ईंट से कैसे चिपकाएंगे? विद हेल्प ऑफ सीमेंट। तो ऐसे सेल्स आपस में भी अदर्ड रहते हैं, उनके बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल होगा दो सेल वॉल के बीच में, उसको क्या बोलते हैं बच्चे? मिडल लेमिला। तो सेल वॉल का ही पार्ट होता है बेसिकली ये। क्या बोलेंगे भैया? मिडल लेमिले। लेमिले मींस लेयर। तो एक सब्सटेंस मैट्रिक्स की लेयर होती है दो सेल्स के बीच में, दो सेल्स के बीच में है, तो इसलिए क्या बोल दिया भाई उसने में, हमने उसको मिडल लेमिला। So middle lamella is composed of calcium and magnesium carbonates। प्रीवियस क्वेश्चन है, 2 से 3 बार नीट में आ चुका। तो मिडल लेमिला होता क्या है? सीमेंटिंग मटेरियल, सीमेंटिंग मटेरियल, सॉरी कार्बोनेट्स देखो बच्चे, पेक्टिन्स, पेक्टिन के सोर्स, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट्स। क्या है बच्चे मिडल लेमिला? सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल्स। एडजेसेंट सेल की सेल वॉल के बीच में सीमेंटिंग मटेरियल का काम कौन करता है बच्चे? आपकी मिडल लेमिला, और चीफली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट्स। ठीक है, तो सेल वॉल के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना बच्चे, इतना ही आएगा आपका। ये सब बेसिकली प्रीवियस क्वेश्चन ही थे जितने भी हमने टॉपिक पढ़े। प्लाज्मोडेस्माटा आया हुआ है काफी बार आपका कंपोजिशन पूछा गया है एल्गल सेल वॉल का, सारी एनसीईआरटी की लाइन से। मिडल लेमिला का क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। तो अब सेल वॉल के अंदर क्या मिलेगा बच्चे आपको? सेल मेम्ब्रेन। तो बेसिकली अब हम शुरू करेंगे, यूकारियोटिक सेल हमारा। अब एनिमल सेल की बात करें तो उसमें सेल वॉल होती ही नहीं, उसके सबसे बाहर वाली लेयर ही क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो बच्चों, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। और क्या बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन को? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दो, या फिर प्लाज्मा लिम्मा बोल दो, एक ही बात है। प्लांट्स की बात करें तो ये सेल मेम्ब्रेन, पहली बात तो सेल वॉल से और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंशिएट कर लेना भाई। सेल मेम्ब्रेन एक लिविंग स्ट्रक्चर है, सेल वॉल एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। और प्लांट्स की बात करें तो सेल वॉल के अंदर वाला स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चे? सेल मेम्ब्रेन। एनिमल्स में सबसे बाहर वाली लेयर ही क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि उनमें सेल वॉल एब्सेंट है। तो सेल वॉल का मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल किसका बच्चे? तो इसका स्ट्रक्चर किसने समझाया भाई? इसके लिए एक मॉडल आया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्वेश्चन ऑफ चॉइस रहा है एग्जामिनर का, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये तक पूछ लिया भाई कब आया था? 1972 में आया था। किसने दिया? प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। इसके बारे में भी पढ़ेंगे भी। उससे पहले सेल मेम्ब्रेन को देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी? सबसे बाहर वाली लेयर है, सेल वॉल को हटा दे तो भाई हम, तो उसके अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहली चीज, सेल मेम्ब्रेन इज द लिमिटिंग लेयर ऑफ द साइटोप्लाज्म, मींस साइटोप्लाज्म को लीक होने से बचाएगी।
अब साइटोप्लाज्म में जरूरी चीजें आनी भी होंगी भाई, फॉर एग्जांपल एन पॉजिटिव आएगा, अंदर के पॉजिटिव आएगा, तो सेल वॉल कैसी लेयर है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सॉरी, सेल मेम्ब्रेन इज द selectively permeable membrane। देखो कोई भी मेम्ब्रेन हुई बच्चे तीन प्रकार की होती है, चार प्रकार की बेसिकली। एक तो का फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन, जिस मेम्ब्रेन के थ्रू सब सारा सोलवेंट आ जा सकता है कोई भी, तो वो क्या होगी, फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे हमारे सेल वॉल, सेल वॉल की क्या बच्चे, फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन। उसके बाद आती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जैसे हमारा पार्चमेंट पेपर हो गया, आरओ की मेम्ब्रेन हो गई, तो उसके अंदर छोटी छोटी चीजें आ सकती हैं, बड़ी चीजें नहीं आ सकती, वो क्या होगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। लेकिन जिसके थ्रू कुछ फिक्स्ड चीजें ही आ सकती है, फॉर एग्जाम्पल ये मेम्ब्रेन अगर मान लें एन पॉजिटिव को परमिट करेगी, के पॉजिटिव को नहीं करेगी, तो सेलेक्ट करके ही परमिट करे, तो वो कैसी मेम्ब्रेन होगी, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और लास्टली एक होती है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे लिग्निन की मेम्ब्रेन है, वाटर को जाने को परमिट ही नहीं करेगी, वाटर रिपेलेंट होती है, सुबेरिन की मेम्ब्रेन है। तो देयर आर फोर काइंड्स ऑफ मेम्ब्रेन, फ्रीली परमिएबल, सेमी परमिएबल, selectively permeable and impermeable. So what kind of is cell membrane? It is selectively permeable membrane. Noted? काम क्या होंगे भी सेल मेम्ब्रेन के, पहला भी ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल, सेल्स के अंदर बाहर एंट्री और एग्जिट सब्सटेंसेस की कौन गार्ड करेगी, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। अब पढ़ेंगे भैया हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन का। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हिसाब से बोला कि भाई फ्लूइड नेचर की से होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन, रिजिड नहीं है। फ्लूइड समझते हो आप, गैस लिक्विड थोड़ा जिसके पास थोड़ा फ्लो हो उसको फ्लूइड बोलेंगे। तो इसके हिसाब से बोला कि भाई जैसे ओशियन में, ओशियन के सरफेस पे आइसबर्ग्स फ्लोट करते हैं, ऐसे ही बोला सेल मेम्ब्रेन में ओशियन क्या है, फॉस्फोलिपिड्स का। और उसमें कहीं कहीं जैसे ओशियन में कहीं कहीं आइसबर्ग्स होते हैं, उसमें सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स के ओशियन में कहीं कहीं क्या मिलेंगे भाई आपको, प्रोटीन। ये था आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। तो किससे कंपेयर किया भाई इसने, प्रोटीन आइसबर्ग्स, प्रोटीन आइसबर्ग्स floating over phospholipid sea। मींस फॉस्फोलिपिड की सी है, उस पर जैसे आइसबर्ग फ्लोट करते हैं वैसे कौन फ्लोट कर रहा है, प्रोटीन। ये था भी आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, किसने दिया, सिंगर एंड निकोलसन ने। अब स्ट्रक्चर पढ़ते हुए कैसे कैसे फ्लोट करेगी। तो अगर हम कंपोजिशन देखें सेल वॉल का, सबसे पहला तो क्या होगा इसके अंदर, फॉस्फोलिपिड्स। क्वेश्चन बनेगा बच्चे यहाँ सेंटेंस में आपका 100% इंपोर्टेंट टॉपिक है। फॉस्फोलिपिड्स के बाद क्या होगा भाई आपके, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बाद क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा। और लास्ट में क्या होंगे बच्चे आपके, शुगर्स। और शुगर्स की भी ओलिगोसैकेराइड्स। तो जब माइक्रोस्कोप बना था भाई हेंसन ने और इसने बनाया आपका एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने, तो हमें पता लगा था आरबीसी की मेम्ब्रेन पे स्टडी चल रही थी। तो आरबीसी सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो उसका कंपोजिशन हमने देखा, तो उसमें 52% क्या मिला बच्चे, प्रोटीन मिला, और 40% क्या मिले बच्चे आपको, लिपिड्स। लिपिड्स आप समझते हो फैट लाइक चिकने पदार्थ। अब उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दो तो क्या बन गया, फॉस्फोलिपिड्स। तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो क्या बच्चे, उसमें बहुत सारे क्या है, फॉस्फोलिपिड्स। उसमें कहीं कहीं क्या लगे हुए हैं, प्रोटीन्स। अब इन प्रोटीन्स की अगर हम बात करें, प्रोटीन्स फर्दर दो प्रकार के हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, चैट बॉक्स देखा नहीं मैंने। अंकित सर एक बार दोबारा बताना शुरू से, सेल मेम्ब्रेन स्पीड थोड़ी ज्यादा है सर की। क्रैश कोर्स से बच्चे, क्रैश कोर्स इज गोइंग टू क्रैश, स्पीड थोड़ी रखनी पड़ती है। चलो मैं कोशिश करता हूं थोड़ा स्लो पढ़ाने की। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं बच्चे सेल मेम्ब्रेन को, नो इश्यूज।
सेल मेम्ब्रेन देखो भाई, सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लिग्मा। तो इसमें होता क्या है, कंपोजिशन देख लो सबसे पहले इसका। इसमें होंगे फॉस्फोलिपिड्स और होंगे प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल और आपके ओलिगोसैकेराइड्स। तो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, बताया कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने कि फ्लूइड है भाई, रिजिड नहीं है कि सॉलिड नहीं है। जैसे ओशियन होता ना, ओशियन का सरफेस पे आइसबर्ग फ्लोट करते हैं, जैसे टाइटैनिक टकराया था आइसबर्ग, तो ऐसे ही बोला कि ऐसे सी बनी हुई है भी सेल मेम्ब्रेन में, किसकी, फॉस्फोलिपिड्स की। उस पर कौन फ्लोट कर रहा है, प्रोटीन फ्लोट कर रहे हैं। ये क्या था बच्चा का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। तो सिंगर एंड निकोलसन प्रपोज्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इन 1972 which states that कि प्रोटीन्स आइसबर्ग फ्लोटिंग ओवर द फॉस्फोलिपिड सी, कि प्रोटीन के आइसबर्ग फ्लोट कर रहे हैं फॉस्फोलिपिड सी पे। ये था बच्चे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, चार कंपोनेंट पढ़े हुए हैं, कंपोजिशन पढ़ा हमने सेल मेम्ब्रेन का। तो कंपोनेंट्स आए हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स क्या है, कुछ नहीं बच्चे, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया लिपिड्स के साथ तो फॉस्फोलिपिड्स बन गए। दूसरा प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल और ओलिगोसैकेराइड्स। तो आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन की स्टडीज में हमें क्या फाइंड आउट हुआ कि 52% आपका क्या है बच्चे, उसमें प्रोटीन्स हैं और 40% क्या है बच्चे, लिपिड्स हैं। क्लियर है सबको सेल मेम्ब्रेन? अंकित, अमित, अंकित नाराज हो गए तुम तो, दो बार बोल चुके हो। रेस्पॉन्ड करो बच्चों, अमित एंड अंकित। गुस्सा मत भाग लो तुम लोग, पढ़ाने में ध्यान था मेरा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अभी। ओके, तो चार कंपोजिशन में, कंपोनेंट्स हमने पढ़े। कंपोजिशन में फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल और ओलिगोसैकेराइड। स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चे इनका। अब लिपिड्स की बात करें, फॉस्फोलिपिड्स की। लिपिड्स जो है ना, जैसे तेल हो गया भाई, चिकनाई वाली चीजें कोई भी होगी, वो पानी में नहीं घुलती। तो वो कैसे होती हैं, हाइड्रोफोबिक। तो लिपिड्स आर बेसिकली हाइड्रोफोबिक, दे हैव फोबिया टुवर्ड्स वाटर। तो पानी में घुलनशील नहीं होते भाई। तो उसका एक एंड कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक। लेकिन उसके साथ फॉस्फेट जुड़ गया, फॉस्फेट ग्रुप हो गया, तो बच्चे वो है आयनिक ग्रुप, तो वो कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक। तो फॉस्फोलिपिड में दो एंड होंगे। तो फॉस्फोलिपिड का अगर स्ट्रक्चर बनाए तो उसमें बच्चे दो एंड्स हैं। हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल। तो ये हमने स्ट्रक्चर बनाया बच्चे किसका, फॉस्फोलिपिड का। तो उसका हेड कैसा है, हाइड्रोफिलिक, टेल कैसी है, हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक चीज तो पानी के कांटेक्ट में ही नहीं आएगी। हमें बतानी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा बच्चे, इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स मीन साइटोप्लाज्म। तो ये इनर साइड है सेल मेम्ब्रेन की, उसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में भी क्या है बच्चे, वाटर है। तो पानी के कांटेक्ट में तो रह ही नहीं सकता भाई हाइड्रोफोबिक टेल। बाहर बात करें, बात क्या है, बाहर क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, उसमें भी वाटर है, तो ये टेल तो वहां भी नहीं रह सकती। तो इससे बचने के लिए सेल मेम्ब्रेन ने क्या किया बच्चे, इसकी बाइलेयर बना दी। तो एक फॉस्फोलिपिड था, तो ये उसकी मोनोलेयर हो गई, एक लेयर बन गई देखो। समस्या किसकी आ रही थी, हाइड्रोफोबिक टेल की। वो ना तो बाहर की तरफ रख सकते उसको, ना अंदर की तरफ रख सकते, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, वाटर है, और टेल कैसी है, हाइड्रोफोबिक है। तो उससे बचने के लिए क्या किया बच्चे, सेल मेम्ब्रेन ने बाइलेयर बना ली, दो लेयर बन गई फॉस्फोलिपिड की। क्लियर है, इन विच हाइड्रोफोबिक टेल फेस टुवर्ड्स ईच अदर। अब वो अंदर रह गई, तो बाहर पे भी कौन आ गया, हाइड्रोफिलिक हेड, अंदर पे भी कौन आ गया, हाइड्रोफोबिक हेड। समझ आया बच्चे सबको ये बात कि बाइलेयर क्यों बनी, टू प्रोटेक्ट द हाइड्रोफोबिक टेल फ्रॉम एक्वस इन्वायरमेंट, पानी के इन्वायरमेंट से बचाने के लिए हाइड्रोफोबिक पार्ट को। क्लियर टू ऑल? रेस्पॉन्ड फास्ट। ओके, ठीक है। तो एक कंपोनेंट हमने पढ़ लिया कि क्या होगा भाई, फॉस्फोलिपिड होगा। फॉस्फोलिपिड की भी क्या होगी, बाइलेयर होगी। तो हमने पढ़ा भाई फॉस्फोलिपिड सी में आइसबर्ग किसके बने होंगे, प्रोटीन्स की। तो इसमें जगह जगह में क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन। अब प्रोटीन भी भैया में दो प्रकार के देखने को मिलेंगे, प्रोटीन जो कि पूरा का पूरा एम्बेडेड है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये कैसा होगा, इंटीग्रल प्रोटीन,
जो इंटीग्रेटेड है। दूसरा अगर हम बात करें दूसरे काइंड की प्रोटीन जो मिलेंगे पेरीफेरी पे, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, बीच में गड़े हुए नहीं मिलेंगे, एम्बेडेड नहीं मिलेंगे, वो प्रोटीन कैसे होंगे बच्चे? पेरिफेरल प्रोटीन। सो इट इज इंटीग्रल प्रोटीन एंड इट इज पेरिफेरल प्रोटीन, जो पेरीफेरी पे मिलेगी, इट इज पेरिफेरल प्रोटीन। तो पेरिफेरल प्रोटीन पेरिफेरी पे मिलेंगे, अंदर की तरफ भी मिल सकते हैं, बाहर की तरफ भी, लेकिन बीच में गड़े हुए नहीं मिलेंगे। तो जो हमने पढ़ा कि दूसरा पॉइंट कि हमारे पास क्या होगा बच्चे? फॉस्फोलिपिड्स के बाद प्रोटीन्स होंगे। तो ये प्रोटीन्स दो प्रकार की हैं। प्रोटीन्स आर ऑफ टू काइंड्स, इंटीग्रल और पेरिफेरल। किसके बेसिस हैं ये दो प्रकार के? तो जब हम सेंट्रीफ्यूज करके सेल मेम्ब्रेन को पढ़ रहे थे, तो ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्ट करने में हमें प्रोटीन निकालने हैं, तो इजीली कौन सा निकलेगा? जो बाहर पे होगा पेरीफेरी पे। तो जो इजीली निकल गए वो क्या हुए बच्चे? हमारे पेरिफेरल प्रोटीन। अब जो इजीली नहीं निकल रहे फिजिकल प्रोसेसेस से, कुछ केमिकल डालने पड़े, जैसे डिटर्जेंट डाल दो, डिटर्जेंट डालोगे तो सारे के सारे निकल जाएंगे, क्योंकि डिटर्जेंट लिपिड्स को वॉश ऑफ कर देगा, तो सारे एम्बेडेड प्रोटीन्स भी निकल जाएंगे। तो प्रोटीन्स आर ऑफ टू काइंड्स। किस बेसिस पे? ये भी क्वेश्चन बना है। किस बेसिस पे बच्चे? ऑन द बेसिस ऑफ ease ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि एक्सट्रैक्शन कौन कितना इजी एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। तो जो इजीली एक्सट्रैक्ट किए गए फिजिकल प्रोसेसेस से ही वो क्या हुए बच्चे? पेरिफेरल प्रोटीन। और जो भाई फिजिकल प्रोसेसेस से इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहे, एक्स्ट्रा केमिकल प्रोसेसेस का रिक्वायरमेंट हुई, तो उसको क्या बोला बच्चे ने? इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन क्या होंगे भाई? एम्बेडेड होंगे, गड़े हुए होंगे भी। तो ये क्या बनाया हमने? इंटीग्रल प्रोटीन। ये क्या बनाया हमने? पेरिफेरल प्रोटीन। तो चार कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे, फॉस्फोलिपिड्स, दूसरा प्रोटीन, प्रोटीन दो प्रकार के पढ़ लिए, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। वही अगर बात करें तीसरा कंपोनेंट इज कोलेस्ट्रॉल। सो ये रेड कलर से हमने क्या अपनाया बच्चे? कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल का क्या काम है? अब फॉस्फोलिपिड्स तो फ्लूइड्स हैं, वो तो बह जाएंगे, लेकिन रिजिडिटी भी तो चाहिए, मजबूती भी तो चाहिए सेल मेम्ब्रेन को, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? कोलेस्ट्रॉल। So what does cholesterol does to the cell membrane? Provides rigidity to cell membrane. सेल मेम्ब्रेन को रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा बच्चे। कौन? कोलेस्ट्रॉल। तीसरा हमने पढ़ा उसमें शुगर्स भी होंगी। अब शुगर्स में आपने पढ़ा होगा सबसे छोटी यूनिट शुगर क्या होती है? मोनोसैकेराइड्स। अब मोनोसैकेराइड्स 2 से लेकर 9 10 जुड़ गए तो क्या बोल देते हैं उस चेन को? ओलिगोसैकेराइड्स। और 10,000 जुड़ गई तो पॉलीसैकेराइड्स। तो शुगर मिलेगी बच्चे किस फॉर्म में? ओलिगोसैकेराइड्स की फॉर्म में। यूजुअली मिलेंगे ये बाहर की तरफ। सो दीज आर ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड शुगर पार्ट है, किसके साथ जुड़ गया? प्रोटीन के साथ। तो क्या बन गया बच्चे? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मींस शुगर, प्रोटीन आपको पता है बच्चे प्रोटीन, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब सेल मेम्ब्रेन पे फॉर एग्जांपल किसी सेल के पास एक सिग्नल आना है, जैसे हार्ट के सेल के पास सिग्नल आना है, एड्रेनलिन हार्मोन आएगा। एड्रेनलिन का हार्ट के सेल पे क्या इफेक्ट होता है? हार्ट रेट को बढ़ाएगा। तो उस सेल पे क्या होंगे बच्चे? रिसेप्टर होंगे ना उस हार्मोन के। वो रिसेप्टर क्या होते हैं? बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स। मींस किससे बने होते हैं रिसेप्टर? स्टार्ट शुगर से और प्रोटीन से। तो ये बन गया बच्चे आपका ग्लाइकोप्रोटीन। ये पेरिफेरल प्रोटीन था और ये ओलिगोसैकेराइड शुगर पार्ट, ग्लाइको पार्ट। तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है कौन? ओलिगोसैकेराइड। अब ग्लाइकोप्रोटीन का काम क्या है? सबसे पहला बच्चे रिसेप्टर्स, दूसरा सेल टू सेल रिकॉग्निशन। अब एक सेल दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज करता है कि ये अपना है या कहीं बाहर का है, तो सेल टू सेल रिकॉग्निशन के लिए पार्टिकुलर जैसे नेम प्लेट होती है ना, तो ऐसे हर सेल के बाहर के क्या है बच्चे? उनके रिकॉग्निशन साइट्स हैं। वो रिकॉग्निशन साइट्स कौन बनाते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स। वही फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स में दो पार्ट हैं,
glyco or protein. Protein is the protein and glyco part is the oligosaccharide part. Clear to all? Structure of cell membrane, that is composed of phospholipid bilayer in which hydrophobic tails facing towards each other to protect from aqueous environment. तो वो फोस्फोलिपिड बाइलेयर होगी, उसमें क्या मिलेंगे बच्चे आपको? प्रोटीन्स मिलेंगे दो प्रकार के जो बने हुए होंगे, एम्बेडेड होंगे, that are the integral protein, and those which are present on peripheries are known as peripheral protein, and there will be small amount of cholesterol to provide rigidity to the cell membrane, and lastly oligosaccharides. ओलिगोसैकेराइड्स का काम क्या है बच्चे? सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करेंगे और दूसरा रिसेप्टर मैकेनिज्म में हेल्प करेंगे। हो जाएगी बच्चे धीरे धीरे स्पीड भी, तुम भी अडेप्ट हो जाओगे, थोड़ा बहुत मैं भी स्लो हो जाऊंगा। ठीक है, आज पहली क्लास है, बट थोड़ा कोशिश रखना, क्रैश कोर्स है बच्चे, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम क्या करें, जल्दी जल्दी तुम्हें मोटा मोटा सब पढ़ा दूं, लेकिन अगर सब कुछ पढ़ना है तो तेज पढ़ना पड़ेगा। अगर सब कुछ नहीं पढ़ेंगे हम, मोटा मोटा पढ़ लें तो स्लो पढ़ सकते हैं भाई, लेकिन उसमें आपके आधे क्वेश्चन होंगे आधे नहीं होंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सारा पढ़ाऊं, इतना ही हम एक साल ये डॉक्टर्स बैच में पढ़ाते हैं उतना ही तुम्हें पढ़ा दूं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, वरना तेज पढ़ाने में समस्या मुझे ही बच्चे, गला। तो थोड़ा थोड़ा अडेप्ट हो जाओ बच्चे, मैं भी थोड़ा कोशिश करूंगा थोड़ा थोड़ा स्लो पढ़ाऊं। आपकी एक्स्ट्रा क्लासेज होंगी ऑनलाइन, जो भी ऑफलाइन बच्चे बैठे हो, ठीक है, मेरे सब्जेक्ट की। तो ये हो गया बच्चे हमारा भी सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है सबको? तो अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा बच्चे? साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म में क्या होगी? ऑर्गेनेलीज होंगी। तो एक एक करके हमें सारी ऑर्गेनेलीज पढ़नी है। सबसे पहले पढ़ेंगे भी हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें एक चीज और लिख लो बच्चे, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स कैन शो लेटरल मूवमेंट्स। लेटरल मूवमेंट्स कैसे होंगे भैया? देखो, अब प्रोटीन जो है ना, एक ऐसा इंटीग्रल प्रोटीन है जिसने पूरे मेम्ब्रेन को ट्रेवर्स कर रखा है, मींस आर पार निकला हुआ भाई, बाहर से अंदर की तरफ। अब वो उसमें चैनल बना लेता है कई बार। जैसे फॉर एग्जांपल, इससे अगर स्टीरॉयड लिपिड को आना है तो लिपिड के थ्रू आ जाएगा, नॉन आयनिक है, लिपिड में घुल के आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें आयनिक सब्सटेंसेस की, आयनिक सब्सटेंस तो लिपिड के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, वो कहां से आएंगे? तो उनके लिए स्पेशल चैनल्स चाहिए। वो चैनल्स कौन बनाएंगे? ये इंटीग्रल प्रोटीन्स। वो इंटीग्रल प्रोटीन क्या करेगा? इधर फॉर एग्जांपल के पॉजिटिव आउटर साइड से इनर साइड में डालना है, तो के पॉजिटिव जुड़ गया उसकी आउटर साइड पे, किसके? इंटीग्रल प्रोटीन के। अब ये प्रोटीन घूम जाएगा, के पॉजिटिव अंदर आ जाएगा, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये पूरे के पूरे चैनल बना ली, किसने? इंटीग्रल प्रोटीन ने। तो इंटीग्रल प्रोटीन क्या बनाते हैं बच्चे? चैनल्स बनाते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। Integral protein forms channels for transport. Forms channels for transport across the cell membrane. Across the cell membrane for transport of substances. ठीक है। दूसरा, ये मूवमेंट हुई ना भी प्रोटीन की, इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? लेटरल मूवमेंट। नीट का सवाल है, नीट 2016 फेज 2 का। प्रोटीन्स कैन शो लेटरल मूवमेंट्स while phospholipids can show flip-flop movements. लिख लेना बच्चे, इंपॉर्टेंट बात है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया है, एक बार एम्स में आया है, 2 बार नीट में आया है, एंट्रेंस में नहीं देखने को मिला है, बाकी आ सकता है, कंपटीशन टफ हो रहा है। तो प्रोटीन्स कैन शो लेटरल मूवमेंट्स। और अगर हम बात करें लिपिड्स की, ये लिपिड्स जंप करके यहाँ गए, ये यहाँ चला गया, तो इसको क्या बोलेंगे? लिपिड्स की फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स। तो लिपिड्स कैन शो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स, एंड इफ वी टॉक अबाउट प्रोटीन्स कैन शो लेटरल मूवमेंट्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट है भैया हमारा टॉपिक सेल ऑर्गेनेलीज पढ़नी है हमें एक एक करके। तो यूकारियोटिक सेल की पढ़ेंगे बच्चे। हम क्या पढ़ने हैं सबसे पहले?
यूकैरियोटिक सेल। तो इसी में सेल मेम्ब्रेन में एक बात और लिख लो, एक और रह गई बच्चे। अब यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक में नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो यूकैरियोटिक में है, प्रोकैरियोटिक में नहीं है। और अगर हम बात करें राइबोसोम की तो यूकैरियोटिक में 70-80s दोनों है, उसमें सिर्फ 70s है। लेकिन अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की तो सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज आइडेंटिकल टू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। एनसीईआरटी की लाइन है, प्रीवियस एजुकेशन में आ रही है, तो नोट डाउन। सेल मेम्ब्रेन ऑफ, तो कई बार सवाल आ चुका बच्चे, पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज आइडेंटिकल टू द यूकैरियोटिक सेल। मींस कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है प्रोकैरियोटिक सेल की जो यूकैरियोटिक सेल की ऑर्गेनेली मतलब दोनों आइडेंटिकल हो, तो कौन होगी बच्चे ऑर्गेनेली? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज आइडेंटिकल टू that of eukaryotic cell। तो सेल मेम्ब्रेन होगा बच्चे हमारा कंप्लीट। यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग डाल लो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। नाउ वी विल स्टडी ऑर्गेनेलीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल और लास्ट में पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल को। तो हेडिंग यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहले ऑर्गेनेली एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या बच्चे? अब हमारे कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं यूकैरियोटिक सेल में जो आपस में कोऑर्डिनेटेड फैशन में फंक्शन करती हैं। तो उन ऑर्गेनेलीज के सिस्टम को हमने क्या बोला? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। उसमें कौन सी ऑर्गेनेली आएंगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा अगर हम बात करें गोल्जी अपरेटस, तीसरी अगर हम बात करें लाइसोसोम, लास्टली वैक्यूल। So these are the four organelles which functions in a coordinated fashion। मीन्स ये आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करती हैं चारों। तो इन चारों ने एक सिस्टम बना लिया। जैसे हमारे ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट करके, स्टमक कोऑर्डिनेट कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, वो कोऑर्डिनेट कर रहा है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ, तो सबने कोऑर्डिनेट करके एक ऑर्गन सिस्टम बनाया। ऐसे ही इन ऑर्गेनेलीज में आपस में कोऑर्डिनेट करके एक सिस्टम बनाया जिसको क्या बोलते हैं बच्चे? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। मेम्ब्रेन के अंदर है, चारों की चारों मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं एंड फंक्शन इन द कोऑर्डिनेटेड फैशन। अब भाई ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आएंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, बट इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्योंकि वो इन सबसे कोऑर्डिनेट करके नहीं चलता। अब इनमें कोऑर्डिनेशन है क्या? वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। मींस देखो एंडो मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम छोटी छोटी वेसल बनाएगी, प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। गोल्गी, गोल्जी आपको पता ही है, वैक्यूल्स बनाएगी छोटी छोटी। वही बात है लाइसोसोम, हाइड्रोलिटिक वेसिकल्स हैं, ये भी छोटी छोटी वेसिकल्स हैं। वही बात करें वैक्यूल, वैक्यूल तो एक बड़ी वेसिकल होती है। तो इन सब का वो कोऑर्डिनेटेड फंक्शन, जैसे हमारे सारे ऑर्गन्स हमने पढ़े ना, स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सब का एक कोऑर्डिनेटेड फंक्शन क्या है? डाइजेशन। तो यहाँ इन सब का एक कोऑर्डिनेशन फंक्शन क्या है बच्चे? वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। कि ये छोटी छोटी वेसिकल्स बनाएंगे, या तो उनको बनाएंगे या उनको क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट करेंगे। सो ऑल दीज ऑर्गेनेलीज functions in a coordinated fashion, functions in a coordinated fashion and forms endomembrane system। अब वो कोऑर्डिनेटेड फंक्शन क्या है बच्चे? वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। ये सारी की सारी ऑर्गेनेली वेसिकल्स बना रही हैं और उसको ट्रांसपोर्ट कर रही हैं। दैट इज द कोऑर्डिनेटेड फैशंस ऑफ द ऑर्गेनेल्स ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये क्वेश्चन आया बच्चे कई बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोमेम्ब्रेन पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो ये चार ही हैं, हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, पांचवी भी होती है। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस,
बट आपको कितनी याद रखनी, 4 ही याद रखनी, डेट आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम और वैक्यूल। ठीक है, तो अब हम एक एक करके सारी फैमिली पढ़नी। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डायग्राम विजिबल है बच्चों सबको या ब्लर है? ओके क्लियर, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है बच्चे? पहली बात ये ऑर्गेनेल मिलेगी क्लोज एसोसिएशन विद न्यूक्लियस। ये क्या दिख रहा है आपको? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन होती हैं, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन की क्लोज प्रोक्सिमिटी में होती है बच्ची कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किससे जुड़ी हुई है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। इस पे छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये क्या होते हैं? राइबोसोम्स। अब राइबोसोम ये क्यों मिलती है न्यूक्लियस के पास में? इसका भी कारण है, क्योंकि एंडोमेम्ब्रेन इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या मिलेंगे आपको? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। अब प्रोटीन किससे बनता है? एमआरएनए से। एमआरएनए किससे बनेगा? डीएनए से। डीएनए कहां मिलेगा? न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस डीएनए से क्या बनाएगा? एमआरएनए। वो एमआरएनए बाहर आना है किसके पास? राइबोसोम के पास। तो क्लोज एसोसिएशन में होती है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो नोट डाउन, endoplasmic reticulum is in close relationship या close proximity with outer membrane of nucleus या is continuous with, ये better word है, is continuous with, is continuous with outer membrane of nucleus। क्लियर है बात सबको कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के साथ कंटीन्यूअस है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसी में और हम देखें तो रेटिकुलर पार्ट्स हैं बच्चे गुठे मुठे से। अब साइटोप्लाज्म, आधा साइटोप्लाज्म इसके अंदर रह गया, कुछ साइटोप्लाज्म इसके बाहर है। तो इसने साइटोप्लाज्म को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, एक तो जो इस रेटिकुलर पार्ट के अंदर है, एक इस रेटिकुलर पार्ट के बाहर है। तो विच ऑर्गेनेली डिवाइड्स द साइटोप्लाज्म इनटू टू कंपार्टमेंट्स? प्रीवियस ईयर नीट और सीईटी का क्वेश्चन है। तो कौन सी ऑर्गेनेली होगी बच्चे? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो साइटोप्लाज्म इस रेटिकुलर पार्ट के अंदर रह गया उसको क्या बोलेंगे भाई? इंट्रान्यूक्लियर कंपार्टमेंट। और जो बाहर रह गया भाई वो क्या होगा? एक्स्ट्रान्यूक्लियर कंपार्टमेंट। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स साइटोप्लाज्म इनटू टू कंपार्टमेंट्स। कौन डिवाइड करा साइटोप्लाज्म को दो कंपार्टमेंट में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन से? जो साइटोप्लाज्म रेटिकुलर पार्ट से बाहर है, दैट इज द एक्स्ट्रालुमिनल कंपार्टमेंट। और जो साइटोप्लाज्म रेटिकुलर पार्ट के अंदर है बच्चे वो इंट्रालुमिनल, दैट इज इंट्रालुमिनल कंपार्टमेंट। नीट में क्या क्वेश्चन बना था भैया कि विच ऑर्गेनेली इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म? कौन सी ऑर्गेनेली कंपार्टमेंटलाइजेशन साइटोप्लाज्म करवाती है? तो क्या आंसर होगा बच्चे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है सबको? ये साइटोप्लाज्म को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देगी। रेटिकुलर पार्ट के अंदर जो साइटोप्लाज्म रह गया इस सब के अंदर, दैट इज द इंट्रालुमिनल कंपार्टमेंट। जो बाहर रह गया वो एक्स्ट्रालुमिनल कंपार्टमेंट। अब अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप्स, तो दो प्रकार की बच्चे यहां देखने को मिल रही है। देखो ये पार्ट, ये क्या है? इसके ऊपर देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ डॉट्स नहीं दिख रहा आपको, राइबोसोम्स नहीं लगे हुए, तो कैसे अपीयरेंस है इसकी? स्मूथ अपीयरेंस आई। लेकिन ये इतना राइट, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख रहे हो, इसकी अपीयरेंस कैसी है? रफ है, ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ राइबोसोम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे सरफेस पे क्या होगा बच्चे? राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, स्मूथ में राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे। कर लिया बच्चे नोट सबने?
यस और नो? एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है बच्चे मेरी? ओके नितिका, तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारा टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज RER। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोला? क्योंकि उसकी अपीयरेंस कैसी आई? स्मूथ आई बिकॉज राइबोसोम्स आर एब्सेंट, because ribosomes are absent. While if we talk about rough endoplasmic reticulum, तो इसकी अपीयरेंस रफ थी सरफेस की। क्यों? क्योंकि राइबोसोम्स अटैच थे बच्चे, राइबोसोम्स प्रेजेंट। अब जहां राइबोसोम होंगे बच्चे, उसका काम क्या होगा? क्या काम करते हैं भाई? कमेंट सेक्शन में बताओ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? स्क्रीन ब्लर है, नो विजिबिलिटी। स्क्रीन ब्लर है बच्चे अब भी? श्रुति, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, वेरी गुड, ठीक है। एक बच्चे, तुम सब जब भी क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपके पास अच्छा नेटवर्क कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो कोशिश करो आसपास इसके पास भी वाईफाई हो या इंटरनेट हो तो उसको कनेक्ट करो, या फिर ऐसी जगह बैठ के क्लास लो जहाँ पे नेटवर्क बहुत अच्छा हो। लाइव क्लास जो भी होगी वो अच्छे, हमारे एंड से कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आगे से इसका भी सोल्यूशन किया जा रहा है कि नहीं होगी, हमारे एंड से भी नहीं होगी, बट आपका भी इसमें अगर नेटवर्क स्लो होगा तो आपकी स्क्रीन ब्लर होगी, ठीक है। तो राइबोसोम का काम क्या है बच्चे? प्रोटीन सिंथेसिस। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या है? राइबोसोम है, तो उसका काम क्या होगा बच्चे? बेसिकली इन्वॉल्वड इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो RER की फंक्शन क्या है? इन्वॉल्वड इन प्रोटीन सिंथेसिस। वही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ है बच्चे, क्या बनाएगा? स्टीरॉइड्स, ठीक है, लिपिड्स बनाएगा। तो क्या करेगा ये? लिपिड स्टीरॉइड सिंथेसिस, लिपिड या फिर स्टीरॉइड सिंथेसिस। जैसे कि अगर हम बात करें, स्टीरॉइड हार्मोन्स हैं, जैसे लेडी सेल टेस्टिस के टेस्टोस्टेरोन बना रहे, वो सेल कहां, सेल के अंदर कौन बना रहा है उस हार्मोन को? तो सेल के अंदर ऑर्गेनेली है बच्चे आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड्स को यही बनाएगी, स्टीरॉइड हार्मोन्स को। क्वेश्चन आया है ये कि स्टीरॉइड हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनेली? तो स्टीरॉइड लिपिड की सिंथेसिस कौन करेगी बच्चे? आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि नहीं होता है, नहीं सर, ठीक है, ओके, वी विल टेक केयर ऑफ इट श्रुति। अभी ध्यान दो कि एससीआर का फंक्शन क्या है? लिपिड स्टीरॉइड सिंथेसिस। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है भाई? प्रोटीन सिंथेसिस। और क्या होगा भाई एससीआर का फंक्शन? डिटॉक्सिफिकेशन। कोई भी इंटॉक्सिकेंट मींस कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस अंदर चला गया बच्चे, तो उसको काम किसका? डिटॉक्सिफिकेशन का। हमने पढ़ा ना लीवर, तो लीवर में भी सेल्स होंगे, सेल्स के अंदर भी सेल ऑर्गेनेलीज होंगी, तो कौन सी ऑर्गेनेली करती है डिटॉक्सिफिकेशन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके पास एक प्रोटीन होता है दैट इज साइटोक्रोम P40 450, साइटोक्रोम P450। दिस क्रोमोप्रोटीन मतलब भी क्रोमो मींस कलर, क्रोमा मींस कलर, प्रोटीन बताइए आपको, तो कलर्ड प्रोटीन है जिसका नाम है P450। दिस प्रोटीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक ड्रग, एनी टॉक्सिक सब्सटेंस। किसके पास है बच्चे? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। क्लियर है सबको? ठीक है, तो बच्चे आज की क्लास में कोई डाउट हो तो बताओ। आज की क्लास इतनी ही होगी बॉटनी की। एनी डाउट यू कैन चैट। आर देयर एनी ऑफलाइन बैच स्टूडेंट्स?
ऑफलाइन बैच के भी स्टूडेंट जुड़े बच्चे कुछ आज? निकिता, हाँ और भी होंगे बच्चे क्लासेस, लेकिन अभी ब्रेक है, आपको नेक्स्ट शेड्यूल मिल जाएगा एज सुन एज पॉसिबल। ऑनलाइन बैच वाले बच्चे जो भी हैं उनकी इवनिंग में जो क्लास चलती है वो रेगुलर चलेंगी ही। तो ऑफलाइन बैच के बच्चे कम हैं, तो ज्यादातर आप ऑनलाइन के ही हो आज सभी। तो जो मुझे नहीं जानते बच्चे, माई सेल्फ डॉक्टर आयुष, आई एम हेयर फैकल्टी टीचिंग फॉर नीट आईआईटी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस फ्रॉम पास्ट 9 years। ठीक है, आई एम परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआईएमएस रोहतक, and I will teach you some parts of the botany, some parts of zoology, and some parts of chemistry. Okay, students. Thanks to all. Let's meet in the next class. Bye.